सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी के बढ़ जाने की वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग यानी कुर्रा अर्ज पर दर्जा हरारत में इजाफे जैसे संगीन मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इन्हीं बुनियादी वजूहात की बिना पर दुनिया में कुदरती आफात और उनकी शिद्दत में इजाफा भी होता जा रहा है। सुनामी, बढ़ते तूफान, सैलाब और जलजलों के साथ साथ दुनिया के बेशतर इलाकों में खुश्क साली में भी इजाफा हो गया है। किसी भी मुल्क के लिए 25% जंगलात का होना लाजमी है, मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में दरख्त की नहीं बल्कि उसकी लकड़ी की ज्यादा अहमियत है। एक वक्त था जब पूरे मुल्क में लाखों एकड़ पर मुश्तमिल जंगलात हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिमट कर हजारों एकड़ तक ही महदूद हो गए हैं। एक तहकीक के मुताबिक रूस में 48%, ब्राजील में 58%, इंडोनेशिया में 47%, स्वीडन में 74%, स्पेन में 54%, जापान में 67%, कनाडा में 31% और अमेरिका में 30% जंगलात पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 2.19% जंगलात ही बाकी बचे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान 7 ऐसे ममालिक में शामिल है जो मैंग्रोव जंगलात का वसी जखीरा रखते हैं। दरख्तों की कटाई में इजाफा और शजरकारी की कमी के बाइस तेजी से मैंग्रोव दरख्तों की कमी ने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है। दरियाए सिंध हिमालय से शुरू होकर पूरे पाकिस्तान से बहता हुआ बहरा अरब में गिरने से पहले मुख्तलिफ शाखों में बढ़ जाता है, जिन्हें क्रीक कहा जाता है। इस मकाम पर दरिया सिंध का डेल्टा बनता है और दरिया सिंध के डेल्टा में 17 क्रीक हैं, जिनमें 2 क्रीक कराची से लेकर भारतीय सरहद के पास सर क्रीक तक फैले हुए हैं। पाकिस्तान में पानी की किल्लत के बाइस इंडस डेल्टा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दरियाई पानी समंदर में ना जाने की वजह से मैंग्रोव्स की डेवलपमेंट में कमी हुई है। इंडस डेल्टा 60 लाख हेक्टेयर पर फैला हुआ है। पाकिस्तान भर में जंगलात की कमी के सबब एनवायरमेंटल पोल्यूशन और मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह मैंग्रोव्स के जंगलात का ना होना है। मैंग्रोव्स 3 अक़साम में पाया जाता है। रेड मैंग्रोव सबसे मुश्किल किस्म करार दी जाती है और उसकी पहचान सुर्ख जड़ों से की जाती है। रेड मैंग्रोव्स की ऊंचाई तकरीबन 9 फीट तक हो सकती है। फिर व्हाइट मैंग्रोव्स ब्लैक और रेड मैंग्रोव से भी ज्यादा ऊंचाई पर बढ़ता है। मैंग्रोव्स का दरख्त उस मकाम पर लगता है जहां बारिश का पानी या दरिया का मीठा पानी समंदर के नमकीन पानी से मिलता है। मैंग्रोव्स के जंगलात साहिल और समंदर दोनों ही गर्मी या दर्जा हरारत में इजाफा नहीं होने देते। मैंग्रोव्स का दरख्त समंदर और साहिल के दरमियान दोनों के लिए मुहाफिज का काम करता है। मैंग्रोव्स के दरख्तों को समंदर और समुद्री हयात का मुहाफिज भी कहा जाता है। जलजले, समुद्री तूफान और सुनामी जैसी आफात के सामने भी मैंग्रोव्स के जंगलात दीवार का किरदार अदा करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अब बर्फ और ग्लेशियर माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात खत्म होने की वजह से समुद्री पानी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और पानी के गर्म होने से मछलियां हिजरत करने लगती हैं। यूएन का मैंग्रोव इकोसिस्टम दुनिया के तकरीबन 110 मुल्कों में मौजूद है। मैंग्रोव्स के बड़े जंगलात भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन और पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के साहिल पर मौजूद मैंग्रोव्स के जंगलात दुनिया के 6ठे अहम जंगलात में शुमार होते हैं। कराची हार्बर के इलाके में मैंग्रोव्स के जंगलात 985.5 हेक्टेयर पर मुहित हैं। सिंध डेल्टा में 81,684 हेक्टेयर, म्यानी होर में 3,431 हेक्टेयर, किलमत होर में 194 और जीवानी में मैंग्रोव्स के जंगलात 433 हेक्टेयर पर फैले हुए हैं। WWF पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक 50 की दहाई में पाकिस्तान में मैंग्रोव्स 3,44,000 हेक्टेयर के रकबे पर फैले हुए थे, जो अब सुकड़कर 2,40,000 हेक्टेयर पर रह गए हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात समुद्री हयात की अफजाइश का काम भी करते हैं। तहकीक के मुताबिक 35 ऐसी मछलियों की इकसाम हैं जो मैंग्रोव्स के जंगलात में जन्म लेती हैं। माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने की सबसे ज्यादा सलाहियत सिर्फ मैंग्रोव्स में ही पाई जाती है। ब्लू इकोनॉमी में मैंग्रोव्स के जंगलात इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। जितनी ज्यादा मैंग्रोव्स के जंगलात होंगे उतनी ही ज्यादा समुद्री हयात का शिकार करके फिशिंग का शोबा फायदा उठा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर मछलियां पकड़ने वाले 80% माहीगीर मैंग्रोव्स के जंगलात पर ही भरोसा करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में मैंग्रोव्स के जंगलात की बढ़ती जो तेजी से कमी है ब्लू इकोनॉमी और समंदर में मौजूद समुद्री हयात पर क्या असर डालेगी? पाकिस्तान अपनी तरक्की के अहम सेक्टर को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? मैंग्रोव्स के जंगलात की जब इतनी ज्यादा अहमियत है तो पाकिस्तान में मुस्तकिल बुनियादों पर कम क्यों हो रहे हैं? ये तमाम सवालात हम रखेंगे मसूद लोहार साहब के सामने। हमारे साथ मौजूद हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान की एक ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें फिर बड़ा एक अहम शोबा ब्लू इकोनॉमी का है और उसमें फिर मैंग्रोव्स के जंगलात का जो कनेक्शन है, तो क्या अहमियत है मैंग्रोव्स के जंगलात की अगर हमें ब्लू इकोनॉमी को फरोग देना है तो?
देखें, ब्लू इकोनॉमी तो आप तब फरोग देंगे जब आपका मरीन इकोसिस्टम इंटैक्ट रहेगा। पाकिस्तान का मरीन इकोसिस्टम टोटली कंप्रोमाइज हो चुका है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं कि कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी कि हर जगह पे बदबू जो है वो अजीब तरह की बदबू पूरे शहर में आ रही थी। फिर वो किसी ने कहा कि जी ये aquatic प्लांट्स कोई मरे हैं उसकी वजह से। कोई बात ये नहीं है। ये अलगई जो लेयर है 1.5 मीटर से बढ़ के 5 मीटर तक हो गया है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा और मरीन लाइफ मर मर के हर तरफ आ रही है, और जो मर के नहीं आ रही उसका भी ताफुन जो है बढ़ के हवा में आ जाता है। और ये चिकनगुनिया से लेके जितनी और बीमारियां वायरल जो हम वायरल आउटब्रेक कहते होते हैं, इन सब का ताल्लुक इन्हीं चीजों से है। रही बात मैनग्रूव्स की, तो मैनग्रूव्स को ब्लू कार्बन कहते हैं, क्योंकि एक मैनग्रूव 10 दफा रेन फॉरेस्ट से ज्यादा मैनग्रूव सिक्वेस्टर करता है। मैं तो कहता हूं कि अगर कराची का कोस्टल जो बेल्ट है, जो उसका ओपन सी बेल्ट है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम लठ बस्ती टू केमाड़ी, ये पूरा ओपन खाली पड़ा हुआ है, यानी ये एक्सपोज टू द डिजास्टर है। अगर इधर आप मैनग्रूव लगाएं तो मैनग्रूव से पर ईयर कार्बन क्रेडिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे बनस्पत बंगलों या प्लाटों के। लेकिन ये बात लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई। सिर्फ आप उससे अंदाजा करें कि मेरे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में लगे 6 लाख मैनग्रूव हैं, उसका एस्टिमेशन है कि $2,80,000 पर ईयर जो है उसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, क्योंकि वो 6,000 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो है सिक्वेस्टर कर रहे हैं। सही। तो अब ये मसूद साहब, मैंग्रोव्स ये कुछ सालों पहले, बल्कि चंद दहाइयों पहले, जो 3,44,000 हेक्टेयर पर फैले हुए थे, ये अब सिमट कर ये 2,40,000 तक के आ चुके हैं। जबकि बड़ी अहमियत है इस वक्त पाकिस्तान में, जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स का पाकिस्तान इस वक्त सामना कर रहा है। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है? जैसे आपने भी ये 6 लाख अपनी मदद आपके तहत मैंग्रोव्स के दरख्त लगाएं, अगर हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आए और थोड़ी सी दिलचस्पी ले, इस वक्त पाकिस्तान को मजमूई तौर पर कितने मैंग्रोव्स के दरख्त या जंगलात की ज़रूरत है? देखिए, आप मजमूई तौर पे जो बात करेंगे वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। और ये जो आपने डेटा दी कि पहले 3 लाख हेक्टेयर से अब इतने हैं, ये वो एरियाज हैं जो शाह बंदर, केटी बंदर, ये जो रिमोट एरियाज हैं। बाकी जो अर्बन एरियाज हैं, यहाँ तो लैंड की वजह से हर जगह पे आज की डेट में भी कटाई हो रही है, डेली बेसिस पे कटाई हो रही है। बड़े बड़े मैच्योर मैनग्रोव कटाए जा रहे हैं। आप मली रिवर में जाके देखें, माइकोलाची पे जाके देखें, हमने तो कई दफा इस पर आवाज भी उठाई है, लेकिन हम सुसाइडल बन चुके हैं। मैं नहीं समझता कि वी विल एवर लर्न। रही बात ब्लू इकोनॉमी की, अब बात क्या करते हैं हम, ब्लू इकोनॉमी की एक बी के करीब भी नहीं है। हमारी पूरी ओरिएंटेशन जो है स्पेक्यूलेटिव रियल एस्टेट बिजनेस है। स्पेक्यूलेटिव रियल एस्टेट बिजनेस आप किससे ग्रो करेंगे? ब्लू इकोनॉमी का इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान, कराची पोस्ट से लेके बलूचिस्तान तक, आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन ये कि ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम मिसप्लेस्ड बिल्कुल एक रोड पे जा रहे हैं, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सही। तो मसूद साहब, ये अब इसका मतलब कि मैंग्रोव्स की इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत है, ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मुश्किलात क्या है मैंग्रोव्स के दरख्त या जंगलातों को अगर हमें बनाना है, अगर उसको मेंटेन करना है? ये 6 लाख दरख्त अगर आप लगा सकते हैं, तो ये हुकूमती सतह पर ये काम क्यों नहीं हो सकता, या दीगर एक्सपर्ट्स क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखें, मैंग्रोव्स लगाना जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। मैंग्रोव्स लगाओ, हमने लगाए हैं 2 सालों में मैच्योर हो गए हैं, अब कार्बन क्रेडिट्स ले सकते हैं हम, पाकिस्तान को पैसे कमा के देंगे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, मछलियों को, श्रिम्प को खाना देंगे, फ्लेमिंगोज को, बर्ड्स को, और उनकी वो ब्रीडिंग ग्राउंड बनेंगे। अब वो भी आप नहीं करना चाहते, आपका पैराडाइम गलत है। आपका पैराडाइम स्पेक्यूलेटिव रियल एस्टेट पैराडाइम है। आप चाहते हैं कि हो ना हो, हमें बस प्लाटों से ही पैसे चाहिए। तो प्लाटों से अब ब्लू कार्बन की क्राइटेरिया बढ़ गई है, और उस वक्त तक जब आंखें खोलेंगे उस वक्त तक आपसे हाथ से बहुत सारी चीजें निकल चुकी होंगी, क्योंकि मैनग्रोव को लगाना कोई आसान चीज नहीं है। यहाँ पे मड फ्लैट्स तो कोई है ही नहीं, हमने भी बनाए तो आर्टिफिशियल मड फ्लैट्स बनाए, और आप जिस तरह की भराइयां करते जा रहे हैं, मलबे डालते जा रहे हैं, मड फ्लैट्स कहाँ बनेंगे? तो मसूद साहब, इसका मतलब कि ज़ाहिर है मैंग्रोव्स के ना होने से फिर हमारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं ना। फिशिंग का शोबा खास तौर पर, हमारे 80% माहीगीर ऐसे हैं जो कि मैंग्रोव्स पर भरोसा करते हैं। मछलियाँ आती हैं मैंग्रोव्स के दरख्तों में अंडे देने, लेकिन जब ये मैंग्रोव्स के दरख्त या जंगलात होंगे ही नहीं, तो फिर हम बहुत ज़्यादा फिशिंग सेक्टर को भी हमारा एक वो नुकसान होगा। फिशिंग सेक्टर तो आप रखें बाहर, वो ऑलरेडी बाहर है। आप अपनी फिश न यूरोप एक्सपोर्ट कर सकते हो, न उधर एक्सपोर्ट कर सकते हो, यूरोप और बाकी ममालिक में।
क्योंकि आप स्टैंडर्ड्स मीट ही नहीं करते। आपका पानी जो है, समंदर जो है, एक गटर है जिसमें पूरे शहर का सीवरेज वाटर अनट्रीटेड है। आज की डेट में एक ट्रीटमेंट प्लान दिखाएं जो चल रहा हो। ये वायोलेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जिसके इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे आपको 2030 में। और दूसरी चीज ये कि जो आपका सिर्फ ये नहीं कि सेक्टर खराब होगा, आपकी मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। ये जो बदबुएं जो आ रही हैं, ये पूछे ना लोगों से क्या है, ये पूरी मरीन लाइफ मैंने अपनी आंखों से देखता आ रहा हूँ, क्या क्या मर मर के नहीं आ रहा अंदर से, क्योंकि वो इतना पोल्यूशन अंदर जा रही है कि उसकी वजह से जो गंदगी का लेयर है और जो डेड एल्गी का लेयर है वो इतना बढ़ गया है कि ऑक्सीजन नीचे जा ही नहीं रही है। आप रोएंगे अपनी मछली के लिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, पाकिस्तान के वाटर से मछली और श्रिम्प खत्म हो जाएंगे। तो मसूद, अब ये तो चले मसले की निशानदेही हो गई, अब अगर इसको रिवाइवल के मोड में लेकर आना है, इसको दोबारा सर्वाइवल के मोड में लेकर आना है, तो अब वो उसका आगाज कहाँ से किया जाए? अब सजेशन आपकी है क्या? ये देखें, ये काम सरकार कर सकती है। मेरे जैसे लोग तो छोटा सा काम कर सकते हैं, वो भी अपनी जान माल हर चीज दाव पे लगा के, वो हमने करके दिखा दिया कि हो सकता है, देख लो हो जाएगा। लेकिन ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, इसमें सदर पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को टास्क फोर्स बनाना चाहिए, इमरजेंसी टास्क फोर्स, ब्लू इकोनॉमी के लिए, मरीन इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन के लिए, मरीन पॉल्यूशन को रोकने के लिए एकदम लेने चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो आप वो दिन याद करें जब पाकिस्तान मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन आपके शिप्स को रोक देगी, आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत आप नॉन कंप्लायंट होंगे SDG 14 पे, आपके सारे वाटर्स में ना कोई शिप आएगा ना जाएगा। आपके दरिया सिंध दुनिया का वाहिद बदतरीन बदनसीब दरिया है, जो ऊपर से लेके नीचे तक सारे शहरों का सूरज अपने अंदर उसमें डलता है। ठीक है। अच्छा मसूद, अब पाकिस्तान का जो इस वक्त कोस्ट लाइन है वो उसको अगर आप देखें तो वो बांग्लादेश से डबल है, लेकिन भारत और बांग्लादेश की जो फिशिंग है वो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है, उनके रेट्स भी ज़्यादा हैं। तो वो किस फार्मूले पर ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान इसमें फिशिंग में भी डबल कोस्ट लाइन होते हुए पीछे क्यों रह गया है? जी देखें, यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, जो हमारे भाई साहबान, वो सब हैं ड्यूअल सिटीजन्स। उनके बच्चे तो ऑलरेडी कहीं बाहर पढ़ रहे हैं। यहाँ उनकी ये है कॉलोनी कि लूटो करो कुछ ना करो, अनट्रीटेड पानी भेजो, सल्फर डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है वहाँ केमारी उसकी तरफ, पोर्ट कासिम की तरफ। आप जाके देखें तो सही, ये जो लेदर की टेनरीज हैं, अब वो भाई लोग ये कर रहे हैं तो ये मछलियाँ सारी खत्म हो जाएंगी। जब तक के और सारे अमीर लोग हैं, उनके लिए कौन सीपा कुछ करेगा या कौन उसको रोकेगा कि ये करो या ना करो? तो ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी ताकत है, कुछ भी कर लेंगे। पाकिस्तान में तो जो अमीर है आप जो भी कर लें। दूसरी चीज ये कि जो बाकी गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी सारे ड्यूअल सिटीजन्स हैं। अगर मैं किसी जिम्मेदार को बताऊं कि सर वो पाकिस्तान की कराची की कोस्ट लाइन में मछली खत्म हो जाएगी, तो वो सोचेगा सानू की, मैं तो चला जाऊंगा कनाडा, मैं चला जाऊंगा दुबई। अब देखना सारों ने दुबई में अपना सेटअप बनाया हुआ है। ये एक तो अब मसूद साहब चले, जहाँ गवर्नमेंट नहीं तवज्जो दे रही होती है, इंटेंशन नहीं होती, तो वहां फिर प्राइवेट सेक्टर आता है ना, जो टास्क फोर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर वो टास्क फोर्स बन भी जाए बिलफर्ज, तो उसको कौन से ऐसे 2-3 स्टेप्स लेने चाहिए कि फिर प्राइवेट सेक्टर भी साथ आए, ऑन बोर्ड हो, और कम से कम इस इंडस्ट्री को हम अपने पैरों पर खड़ा कर सके दोबारा से? सर अभी पॉसिबल है, अभी 1 से 1.5 साल तक पॉसिबल है। कैसे, जरा वो उस पर रोशनी डालें ना आप, कैसे? मेरी वो ये है कि ये जो भी इस तरह के इदारे जो बने हुए हैं, जो फिशरमैन के हवाले से या फिशिंग कम्युनिटी या फिशिंग मतलब मरीन रिसोर्सेज के हवाले से, उन सब इदारों का मिला के एक टास्क फोर्स का मतलब ये है कि इन्फोर्स करे। क्योंकि पाकिस्तान के इदारे तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते, और करप्शन हर जगह होती है। तो अब ये है कि अब वो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम बैठे रहें और काम चलता रहेगा। अब बहुत खतरनाक सूरत है, और ये अब हम टिपिंग पॉइंट से आगे निकल चुके हैं। सही। और आपने कहा था कि इमीडिएट बेसिस मैंग्रोव्स के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। अच्छा, मैं एक आम अकेला आदमी अगर 6 लाख मैंग्रोव्स लगा सकता हूँ, आए मैं आपको दिखाऊं, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट चाहिए? टेक्निक्स हैं वो हम आपको सिखा देंगे और हमने डेवलप किए हैं। और फिर इससे प्रॉफिट आना कब शुरू होता है? यानी कोई इन्वेस्टर अगर इसी तरह कोई 6, 8, 10 लाख दरख्तों का एक जंगल बनाए, अगर हमारा तरीका या प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, तो 2 साल के अंदर आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो फिर कोई प्राइवेट सेक्टर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर जी हुआ है। हमारे पास एक कैनेडियन कंपनी आई थी 2-3 हफ्ते पहले। वो रिमोट सेंसिंग के जरिए से, सैटेलाइट के जरिए से चेक किए होते हैं। तो ये ब्लू कार्बन जो है ना, वो उसके बहुत डिमांड है, क्योंकि उसमें कार्बन क्रेडिट ज्यादा होते हैं, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि जी आपकी ये जो 6 लाख मैनग्रूव्स हैं, दे क्वालिफाई फॉर $280,000 पर ईयर, बट यू हैव टू साइन एन एग्रीमेंट फॉर 60 ईयर्स। मैंने उनको बताया कि यार मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ और यहाँ इदारों का कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन नहीं है। लोगों को बताओ कि आपने 6 लाख मैनग्रूव लगाए हैं, तो जैसे उनको आपने गाली दे दी, नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं कि यार आपने क्यों लगा लिए, हमने नहीं लगाए, आपने कैसे लगा लिए। अच्छा, और कुछ और लोग आते हैं, वो कहते हैं आपने ये कैसे लगा लिए। भाई हमने लगा लिए। तो फिर पूछते हैं कि ये आपकी टेक्निक क्या है। मैंने कहा यार टेक्निक, फंड्स आपको मिल रहे हैं, एंजॉय आप कर रहे हैं, टेक्निक मुझसे पूछ रहे हैं। तो पॉइंट ये है, कहने की बात ये है कि ये जो मैकेनिज्म है वो पॉसिबल है, और ये कोई बड़ा मतलब कोई मुश्किल काम। तो मसूद साहब, ये जो आपकी टेक्निक है, ये आपने क्या यहाँ की मकामी सिंध हुकूमत को भी समझाई? चूँकि कराची पोर्ट सिटी भी है, फाल बंदरगाहें भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सिंध का जो कोस्टल लाइन है वो भी दीगर सूबों से ज़्यादा बड़ी है और ऑपरेशनल भी है ज़ाहिर है यहाँ पर। तो आपसे कुछ उन्होंने रहनुमाई ली और इस सिलसिले में वो कोई काम कर रहे हैं इस तरह का? नहीं सर, वो सर अभी तक मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने कोई मैनग्रूव नहीं लगाया। अच्छा। और दूसरी बात यह कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक जो है ना वो बर्तन सर पे रखूं, मैनग्रूव के पौधे रखूं और सिंध सेक्रेटरी के बाहर जो ना आवाज दूं कि भाई आओ टेक्निक सीखो, आओ टेक्निक सीखो, पाकर मुझे लोग पागल समझते, वैसे ही पहले ही पागल समझते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये जो कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का। अच्छा मसूद साहब, ये जो 3 अलग अलग इकसाम है मैंग्रोव्स की, व्हाइट, रेड और ब्लैक, जरा इनमें क्या फर्क है और आपके पास ज्यादा कौन से मैंग्रोव्स हैं, जरा इस पर भी थोड़ी सी देखें मैनग्रूव्स लगते हैं मड फ्लैट्स। इंडस रिवर का पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी बैराज वैसे ही कम जा रहा है। पीछे से अभी सुन रहे हैं कि जी ये कैनाल बना के चोलिस्तान डेजर्ट को, जो हाकरो रिवर 8,000 साल पहले इंडस दरियाए सिंध जितना इक्वली उतना, बल्कि उससे भी बड़ा दरिया था, सरस्वती कहते हैं हिंदी में, वो पूरे इस जो थर और चोलिस्तान और राजस्थान का वो दरिया था। 8,000 साल पहले वो मर गया दरिया। अब आप दरियाए सिंध से कैनाल निकाल के उस एरिया को, जो हाकड़े का रीजन है, उसको आप कर रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं। दरियाए सिंध वो दरिया है जिसका जिक्र, शुरुआती जिक्र उसका होता है ऋग्वेद में, द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड। तो आप जब डाउनस्ट्रीम कोटरी बैराज पानी नहीं जाएगा तो मैनग्रूव तो छोड़े, पानी ऊपर आएगा। उसूलन कानून यह है कि जब दरिया नीचे नहीं पहुंचता तो समंदर दरिया को लेने ऊपर आता है। इसको सी इंट्रूजन कहते हैं। दूसरी चीज ये कि मैनग्रूव की आपने बात की, तो चूंकि आर्टिफिशियल मफलेस में हमने लगाए, तो हमारे यहाँ सिर्फ जो है एक लगता है वो है अवीसीना मरीना, तो हमने सिर्फ उसी पे फोकस किया है। हम राइजोफोरा और बाकी नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, और ये बताएं कि इनकी ग्रोथ में कितना अरसा लगता है? यानी आज अगर आप एक दरख्त लगा रहे हैं मैंग्रोव्स का, तो वो अपना जो एक मैक्सिमम रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करने के काबिल कितने माह में हो जाएगा या कितने साल लगेंगे? ग्लोबल एवरेज 11 इंच है पर ईयर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरों ने 2 सालों में 9 फीट की ग्रोथ हासिल की है। और पाकिस्तान को अगर अपनी ब्लू इकोनॉमी को मैक्सिमाइज करना है, भरपूर तरीके से यूटिलाइज करना है, तो इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में कोई एक रफ फिगर के कितने मैंग्रोव्स आपको पाकिस्तान के लेवल पर चाहिए होंगे? पाकिस्तान, मेरी एस्टिमेट है, अभी मेरे पास वो कागजात नहीं है, पाकिस्तान कैन अर्न मोर देन $20 to $30 billion पर ईयर कैपिटलाइजिंग ऑन ब्लू कार्बन। ओके, और उसके लिए ये मेरी जो एस्टिमेट है, इसमें आजकल यहाँ पे ना जो प्रिविलेज कंफर्ट्स में बैठे होते हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, सब है, और लगा हुआ है कि जी हम फॉरेस्टर हैं, तो वो सिनिकल भी होते हैं, और वो बाकी हम सबको तो भेड़ बकरी समझते हैं। तो उनको मैं चैलेंज देता हूँ कि मेरे साथ आगे डिबेट करो, क्योंकि आप लोग तो अपने एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर निकलते ना, हम तो रहते ही जुगियों में है बाहर, तो हमें ज्यादा पता है, और हम अपनी टेक्निक्स खुद डेवलप करते हैं। तो पाकिस्तान $30 बिलियन तक पर ईयर पूरे कोस्ट लाइन से आसानी से हासिल कर सकता है फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, पर ईयर की बात कर रहा हूँ।
$30 बिलियन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से अवामी मसाइल पर धरना दिया गया था। धरना ख़त्म हुआ, 45 दिन का वक्त हुकूमत ने लिया और वो तमाम मुतालबात उन 45 दिनों में जब पूरे नहीं हुए तो फिर जमात इस्लामी ने आगे के लाहे अमल का ऐलान किया और उसमें एक आ गया कि अक्टूबर के आखिर में एक रेफरेंडम करवाया जाएगा और उस रेफरेंडम में आवाम से राय ली जाएगी कि अब उन्हें बिजली के बिल जमा करवाने हैं या नहीं करवाने। इसके अलावा भी कई और अहम उनका एजेंडा था, उसमें वो तमाम मुतालबात थे जो कि बड़े अवामी थे और हर बंदा ये चाहता था कि जमात इस्लामी के ज़रिए हुकूमत से इन तमाम मुतालबात को पूरा करवाया जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई अमल दरामद हुकूमत की जानिब से होता नज़र नहीं आया। तो अब आगे जमात इस्लामी क्या करने जा रही है, उस रेफरेंडम का क्या हुआ है, आगे आने वाले दिनों में लोगों को बिजली के बिल जमा करवाने हैं या नहीं करवाने, इस पूरी सूरत हाल पर हम आगे की स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। मुनीम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि कराची के अवाम को और फिर पूरे मुल्क के अवाम को आने वाले दिनों में बिजली के बिल उसी तरह जमा करवाने जिस तरह पहले से करवाते आ रहे हैं या कोई स्ट्रेटजी आप लोगों ने सोची हुई है? उस रेफरेंडम का कोई नतीजा निकला है? रेफरेंडम हुआ या नहीं हुआ? देखिए, रेफरेंडम तो अभी नहीं हुआ, लेकिन हमारी तहरीक जारी है और हमारी तहरीक कोई वक्ती तहरीक नहीं है। हमने 14 दिन पिंडी में धरना दिया और धरने के बाद बिल्कुल कौम के सामने एक मुआहदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कुछ नुकात पर हुकूमत ने इत्तेफाक किया। आपको शायद याद होगा, जब हमारा धरना था और हम IPPs के हवाले से बात कर रहे थे तो उस वक्त हुकूमत के ही कुछ वज़रा ये बात कर रहे थे कि IPPs के हवाले से तो बात ही नहीं हो सकती, लेकिन ये जमात इस्लामी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात साबित की कि IPPs ने पूरे पाकिस्तान के अवाम के जेबों पर जिस तरह डाका डाला है, जिस तरह उनका खून पसीने की कमाई को चूसा है और जिस तरह डॉलर बेस्ड ये एग्रीमेंट किए गए थे, ये IPPs को अपने एग्रीमेंट्स पे नज़रसानी करना होगी और हुकूमत को उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करना होंगे। हमने देखा कि हमारी इस पूरी एफर्ट्स के नतीजे के अंदर 5 IPPs तो वो हैं कि जिन्होंने अपने एग्रीमेंट्स पे नज़रसानी की है और जो विड्रॉ हुए हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 461 अरब रुपए का फ़ायदा होगा और जो फ़ायदा बिलों की सूरत में नज़र आना चाहिए आने वाले दिनों में। इसी तरह 8 IPPs ऐसी हैं कि जिनसे हुकूमत की बात अभी भी चल रही है। वो हुकूमत जो इस बात की तैयारी नहीं थी कि IPPs से जो मुआहदे हैं उनसे पीछे हटा जा सकता है, वो ये सारे काम करने पर मजबूर है। तो एक जानिब तो IPPs का मामला था कि जिस पर हमने मौसर आवाज उठाई थी और इसको कोई जानता ही नहीं था कि किस तरह IPPs पाकिस्तान के अवाम के साथ जो है जुल्म कर रही है। दूसरी जानिब सैलरीड क्लास का मसला था कि सैलरीड क्लास के साथ जिस तरह सैलरीड क्लास पर जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया था और टैक्स के बोझ तले सैलरीड क्लास जो है वो झुकी जा रही है, उसकी कमर जो है वो झुक गई है, कमर जो है वो उस पर बोझ लाद दिया गया है, वो एक बहुत बड़ा मसला था। ताजिरों पर टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया था और वो भारी भरकम टैक्स था ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से। अब ये सारे उमूर थे जिनके हवाले से जमात इस्लामी ने ये और दीगर चीजें भी, इसी तरह स्टेशनरी पर जो है वो टैक्स लगा दिया गया 15% कि जो आप बच्चों की जो है वो स्टेशनरी खरीदने जाएं तो आपको 15% टैक्स मिलेगा। अब इन सारे उमूर के हवाले से हमने बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें IPPs के हवाले से पेशरफ्त हो रही है और हम मुस्तकिल बात भी कर रहे हैं और उसके बाद भी हम बैठे नहीं हैं। उसके बाद जमात इस्लामी ने कमोबेश 7-8 जलसे किए हैं। पंजाब में बहुत बड़ा जलसे हुए हैं, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में। कल एक बहुत बड़ा जलसा सरगोदा में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने किया है, इसी तरह पेशावर में, कोयटा में। तो हमारी ये तहरीक तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है और ये लॉन्ग टर्म तहरीक है। ये कत्ता कलामी की माज़रत, आप लोगों की तहरीक भी चल रही है, आप लोगों की तहरीक भी चल रही है, आखिर में होना था। लेकिन रेफरेंडम के 7 साल से पहले ही हमने एक मेंबरशिप ड्राइव बहुत बड़ी हमने शुरू की हुई है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हम पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको अपने सारे मुतालबात बयान कर रहे हैं और साथ साथ उनको जमात इस्लामी में
मेंबर बनाने की दावत दे रहे हैं। तो अब मुनीम साहब, आप लोगों की तहरीक भी चल रही है और साथ साथ हुकूमत भी जो बड़ा एक आहिस्तगी के साथ IPP वाले मामले पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक अवाम को तो रिलीफ मिलना नहीं शुरू हुआ। अभी तक उनके बिल्स में तो कहीं कोई कमी नहीं हुई, बल्कि जो वक्ती रिलीफ उन्हें मिला था हुकूमत की तरफ से सब्सिडी की सूरत में, वो भी अब रिवर्स हो चुका है। वो भी उन्हें वापस वही टैरिफ वापस आ जाएगा जो कि 2 माह पहले था। देखें, इसमें ना आपने शायद पढ़ा हो, आज के अखबार में भी मौजूद है कि जो दीगर डिस्कोज हैं के इलेक्ट्रिक के अलावा, उनको आने वाले दिनों में 0.85% पैसा जो है वो 0.85 पैसा, आज के अखबार में मैंने पढ़ा है कि उनको जो है वो रिलीफ की सूरत में बिलों में मिलेगा, और ये भी जारी बात है अरबों में जाती है। लेकिन ये दीगर डिस्कोज हैं जो प्राइवेट के इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक ने तो 3 रुपए 4 पैसे फी यूनिट के हिसाब से जुलाई के बिलों में उन्होंने आयद कर दिया है, और जो दिसंबर में लोगों को पे करना पड़ेगा। ये वो के इलेक्ट्रिक है जिसने पिछले महीने जून के महीने में 3 रुपए 17 पैसे बढ़ाए थे, और उससे पहले मई के महीने में इन्होंने 2 रुपए 59 पैसे बढ़ाए थे, और इस दफा उन्होंने 3 रुपए 4 पैसे बढ़ाए हैं। और नेपरा के इलेक्ट्रिक की सारी मिली भगत है, इसके खिलाफ भी जारी बात है। हम कराची के अंदर तो मुस्तकिल एहतजाज करते रहे हैं, धरने देते रहे हैं, बात करते रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए, और के इलेक्ट्रिक और बराह रास्त NTDC से कराची के शहरियों को बिजली मिलना चाहिए, जिसके नतीजे में रिलीफ मिल सके। और डिस्ट्रीब्यूशन की और ट्रांसमिशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके लिए मोनोपोली खत्म होना चाहिए। एक कंपनी की मोनोपोली है, 38 लाख सार्फिन है कराची के, जो 18 लाख से 38 लाख हो गए, लेकिन कराची के शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। तो इसके लिए तो जरूरी यह है कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए और बराह रास्त NTDC से बिजली जो है वो मुहैया की जाए। जहां तक देखें रेफरेंडम का ताल्लुक है, अक्टूबर के आखिर में हमने अनाउंस किया था, लेकिन हमने स्ट्रेटेजी चेंज की है। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हमारे ये जलसे भी चल रहे हैं, हमारा एहतजाज भी चल रहा है, और साथ साथ हम मेंबरशिप ड्राइव भी कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक हमारी मेंबरशिप ड्राइव है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में नवंबर के महीने में हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे, जिसका एक पार्ट रेफरेंडम भी है, जिसमें हम अवाम उन्नास के पास जाएंगे, उनसे इस बात के मुतालिक राय लेंगे कि आया बिजली के बिल अदा किए जाएं या ना किए जाएं। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम तो बिजली के बिलों में जो है वो ड्यूज पहले ही अदा कर चुके हैं। ये मसला नहीं है कि हम जो है बाद लोग ये कहते हैं कि जब हम रेफरेंडम की बात करते हैं और लोगों से राय लेने मुनीम साहब, अब इस मामले में खासतौर पर ये IPPs के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं, हुकूमत की जो रफ्तार है उससे क्या जमात इस्लामी मुतमईन है? उसमें आप हुकूमत को कितने नंबर देंगे? अच्छा, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है हुकूमत की रफ्तार से। हम हुकूमत को ये अपने जलसों के जरिए, अपने एहतजाज के जरिए हुकूमत को मजबूर भी कर रहे हैं, और उस पर मुस्तकिल बात भी कर रहे हैं। हुकूमत से हमारा राब्ता भी है, और हम ये समझते हैं कि जो इस पेस इनका है, ये पेस इससे इसकी रफ्तार बढ़ना चाहिए। कल तक तो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि IPPs के साथ बात भी हो सकती है। ये कहते थे कि इसके नतीजे में हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर घसीटा जाएगा, हमारे लिए मुश्किल होगी। लेकिन आज अंदाजा होता है कि नहीं, ये सारी चीजें पहले भी मुमकिन थी, आज भी मुमकिन है। 52% तो IPPs वो हैं जो पाकिस्तान के अपने हैं, और 28% और आप ऐड कर लें इसमें जो निजी कंपनियों के हैं, तो 80% तो ये हो गए। सिर्फ 20% IPPs वो हैं कि जो इंटरनेशनल IPPs हैं। इसके अलावा तो 80% तो वो हैं कि जिनसे बातचीत हो सकती है, जो आपके लोकल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीम ज़फ़र साहब अमीर जमात इस्लामी का मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नदीम उल हक साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि अब IMF का प्रोग्राम तो मिल गया, लेकिन इन 3 साल में अब पाकिस्तान को कौन कौन सी इस्लाहात करनी होंगी ताकि इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम समझा जा सके। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे नए मंजूर शुदा IMF प्रोग्राम की, जो 37 माह की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की सूरत में पाकिस्तान को मिला है। माशी माहिरीन इस प्रोग्राम को पाकिस्तान की तारीख का सबसे सख्त तरीन IMF प्रोग्राम करार दे रहे हैं। IMF पहली बार अपने प्रोग्राम में सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर सख्त नजर रख रहा है। 5 हुकूमतें, जिनमें सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों ही शामिल हैं, तमाम अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस में तवाजुन को सख्ती से बरकरार रखेंगी। IMF की जानिब से SOEs के बाइस होने वाले खसारे पर भी तशवीश का इजहार किया गया, और बढ़ते खसारे को कम करने के लिए हिकमत अमली को मजीद मौसर करने पर जोर दिया गया है। IMF के मुताबिक 30 जून 2024 के अख्ताम तक स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का खसारा 4585 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें 1 खरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ है, और जिसमें बड़ा हिस्सा पावर सेक्टर ने डाला है। IMF
IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को स्टेट बैंक से कोई भी नया कर्ज लेने से रोक दिया है। IMF प्रोग्राम के टारगेट्स में सबसे मुश्किल टारगेट FBR की जानिब से टैक्स कलेक्शन का है, जिसका हदफ गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 40% से ज़ायद रखा गया है। IMF ने FBR को दरपेश बड़े चैलेंजेस से भी आगाह कर दिया है। IMF के मुताबिक FBR को माली साल 2024-25 में सेमाही के हिसाब से बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट दिखाना होगा, जिसमें पहले सेमाही में 30%, दूसरी सेमाही में 38% और तीसरी सेमाही में 41%, जबकि चौथी सेमाही में 47% से ज़ायद की ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन FBR अब इन माली साल के दौरान पहली सेमाही में भी अपना हदफ पूरा करने में नाकाम रहा है, जो IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस की खुली खिलाफ वर्जी है। पहली सेमाही के दौरान FBR का ग्रोथ रेट तकरीबन 25% रहा है, जो कि 5% हदफ से कम है। अब दूसरी जानिब IMF पाकिस्तान की मईशत को भी मुस्तहकम करार दे रहा है और IMF के मुताबिक इस वक्त मौशी इस्लाहात का अहम मौका है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम में सालाना बुनियाद पर 1.9% का इजाफा हुआ है, लेकिन यह इजाफा अभी भी खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत कम है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में फीकस आमदन इस वक्त 4.5% है, भारत में 4.9% बढ़ी है, जबकि चीन में फीकस आमदनी में 7.5% का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी मुल्की मईशत से मुतालिक 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई मौशी हालात में बेहतरी आई है और इसकी बड़ी वजह हुकूमत की पॉलिसीज, IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम और बेयकीनी की सूरत-ए-हाल का खात्मा है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मुल्क की ज़रूरी पैदावार में इजाफे ने भी इकनॉमिक टारगेट्स के हुसूल में अपना किरदार अदा किया है। माली साल 2024 के दौरान गंदम और चावल की रिकॉर्ड पैदावार और कपास की पैदावार में बहाली ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट मजीद कम होकर 13 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है, जिसकी वजह रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स में नुमाया ग्रोथ है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नदीम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन इस वक्त IMF ने रख दी हैं, ये हम टैक्स इस्लाहात कैसे करेंगे? पहले तो टैक्स रेवेन्यू इस साल का वो टारगेट पूरा करना एक बड़ा मसला है। फिर ये जनवरी में कानून साजी होने जा रही है, जिसमें एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश होगी। आपकी नज़र में ये तमाम काबिल अमल हैं जो शराइत हैं IMF की? मेरा ख्याल जी, हमने 2 आर्टिकल्स मैंने और शायद कारदार ने डॉन में लिखे हैं, आपने शायद देखे होंगे। हमने इस पे कमेंट किया है कि जी IMF का प्रोग्राम जो है वो माजी की तरह का प्रोग्राम है, इसमें कोई नई चीज़ बहुत कम है। 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि IMF कोई नजूमी नहीं है, ना मैं कोई नजूमी हूँ। नजूमी दुनिया में कोई नहीं होता। ये जो हदफ रखना है और आगे को प्रेडिक्शन करना है, ये एक इंडिकेटिव चीज़ें हैं, नजूम नहीं है। तो हम IMF की प्रेडिक्शन को सीरियसली लेते हैं, हुकूमत की प्रेडिक्शन को, वो गलत बात है, पहले नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जब आप हदफ कोई रखते हैं तो हदफ के पीछे, जैसे कि अगर मैंने किसी चीज़ का निशाना लगाना है, मेरे हाथ में बंदूक तो हो ना, जब बंदूक ही नहीं तो क्या करूँगा मैं? निशाना क्या लगाऊंगा? हवाई फायर तो नहीं कर सकता। तो IMF के पास क्या तरीक़ेकार है काम करने के? वो टैक्सेस लगा रहे हैं, बार बार टैक्सेस गलत बात है। टैक्स की पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, रोज़ बदलनी नहीं चाहिए, रोज़ हुकूमत को छापे नहीं मारने चाहिए टैक्स की मत में। हमें टैक्स की पॉलिसी स्टेबल बनानी है। इसके अंदर बहुत बड़ा पेपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। दूसरी चीज़ जो IMF की है, IMF ने अभी इस इकोनॉमी को डीरेगुलेट किया है, जो IMF ने सोवियत यूनियन वगैरह में किया 1990 में। इस पर आज हमने पेपर लिखा पूरा कि जी IMF डीरेगुलेट क्यों नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, अभी तक BC रेट्स फिक्स होते हैं, ज़मीन की कीमत पे भी, आपकी आलू प्याज की कीमत पे BC रेट फिक्स होती है, DC को डंडे लगाया जाता है, तुम कीमत कंट्रोल करो। ये तो सोवियत यूनियन ने खत्म कर दिया था, IMF ने खत्म कराया था 1990 में। उस वक्त वहाँ था, IMF में था, मैंने जाके चेकोस्लोवाकिया में खत्म करवाया था। ये निज़ाम हमारा BC रेट फिक्स करने का तो निज़ाम खत्म कर दें। तीसरी चीज़, जो हमारा पूछ-गिछ का निज़ाम है, जो हमारा तोड़ छोड़ का निज़ाम है कि जी किसी को अरेस्ट कर लो, किसी कुछ कर लो, किसी कुछ कर लो, वो भाई खुदा के वास्ते ये काम तो छोड़ेंगे। आप तरीके से चलें, लोगों को गालियाँ देने का हसद का निज़ाम है हमारा, किस बंदे ने पैसे बना लिए इसको, ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। तीसरी चीज़, IMF जितने मर्जी हदफ लगाए दिए, वो जो हमारा सबसे बड़ा हदफ है जो बनना चाहिए, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, हम अमीर मुल्क नहीं है। 1.9% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर है। आपको ना ग्रोथ रेट 1.5% है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.3 या 2.4 है। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से तो हमारी ग्रोथ से कम से कम दुगनी होनी चाहिए। अगर दुगनी नहीं है, मैं तो कहता हूँ तिगनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो कहते हैं ना, क्लोज बट नो सिगार, नो सिगार, फायदा कोई नहीं है। अगर हमारी ग्रोथ रेट 2% है, 2% तो पॉपुलेशन की नीचे है। हमें ग्रोथ ऊंची चाहिए। जब ग्रोथ ऊंची किस तरह आएगी? एक ही तरीके से आएगी, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 8% ऑफ GDP है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मिला के तकरीबन 12-13% है। 12-13% इन्वेस्टमेंट न होने के बराबर। हमने हिसाब लगाया इस्लामाबाद में 122 रेगुलेटरी है। ये क्या कर रही है भाई? क्यों है 122 रेगुलेटरी? नहीं खत्म हो सकती। आपके पास अभी तक माजी के ज़माने के, भुट्टो के ज़माने के चीज़ें पड़ी हैं, TCP पड़ी है, 1000 चीज़ें पड़ी हैं जो काम ही नहीं करती। उनको बंद करें।
तो पुराने प्रोग्राम, युग के जमाने के प्रोग्राम अभी तक चल रहे हैं, उनको बंद करें। हम बात करते हैं मार मार के हमने गवर्नमेंट का इदारे बंद करने, जिसको कहते हैं राइट साइजिंग, अभी तक आज तो कुछ नहीं है। एक बंदा निकाला नहीं गया। आप एक बंदा निकालते भी अच्छा वापस बहाल कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े मसले हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। हर सेक्रेटरी के पास 5 गाड़ी होनी है, हर सेक्रेटरी के पास 2-3 घर होने हैं, बिजली का बिल भी मुफ्त होना है, हर जज के पास भी ये होना है, हर जनरल के पास भी होना है। फिर ये इतने तो खर्चे नहीं हम बर्दाश्त करते हैं। हाँ, टैक्स खींची जाए। जहाँ हमें ये एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, वहीं जो इस वक्त एसओईज का एक ओवरऑल खसारा पड़ रहा है, जिस पर आईएमएफ को भी तशवीश है कि प्राइवेटाइजेशन की सूरत में वो उसको कम किया जा सकता है। कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो कोशिश है। पीआईए अभी तक नहीं प्राइवेटाइज हो पा रही है। पिछले 7-8 सालों में कोई एक भी कामयाब प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर सके हैं। वो नई एक तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जाती है। तो ये इसमें क्या कॉम्पिटेंसी का इशू है, इंटेंशन का इशू है, ये ताखीर क्यों होती जा रही है? बिल्कुल कॉम्पिटेंसी का इशू है। आप एक सेक्रेटरी बिठा देते हो, उसको को प्राइवेटाइज करें। देखें कि हर चीज जो है, बिजली का निजाम वहां भी सेक्रेटरी बिठाते हैं, कहते प्राइवेटाइज करो। शाम को वो होता है एग्रीकल्चर का, सुबह प्राइवेटाइजेशन का, रात को बिजली का। यार ऐसे तो निजाम नहीं चलता। दुनिया एक्सपर्ट से चलता है। आपका प्राइवेटाइजेशन के एक्सपर्ट्स कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, आपका प्राइवेटाइजेबल चीज क्या, ये भी बता दें। पीआईए में क्या वैल्यू है? कोई हमें बैलेंस शीट तो दिखाए पीआईए को, बताया उसमें वैल्यू क्या है। पीआईए में आप वैल्यू जमीन की रह गई है, बल्कि हर चीज में जमीन की वैल्यू रह गई। बिजनेस मॉडल पीआईए का चल नहीं सकता। और बिजनेस मॉडल अगर चलाना है, जिसको देना है उसने सारा स्टाफ फायर करना पड़ेगा। क्या आप स्टाफ फायर करने देंगे? अगर नहीं फायर करने देंगे तो उसका काम नहीं चल सकता। तो फिर वो कौड़ी के दाम ले, क्यों ले वो? दूसरी चीज स्टील मिल में तो बिजली मशीनरी बहुत पुरानी होगी, जंक है। अब आपको जमीन ही बेचनी है, पर जमीन पे लोगों ने कब्जा किया और घर बने हुए वहां। तो मतलब ये है कि ये चीजें हमें जरा बारीकी से देखनी है। ऐसे ही नहीं कि प्राइवेटाइजेशन होगा। ये प्राइवेटाइजेशन का ये काम नहीं कि मेरे पास ये टिश्यू का डब्बा है मैं बेच दूंगा। ये असल काम नहीं है। टिश्यू के डब्बे भी लोग गिनेगा कि टिश्यू कितने हैं। तो आप खुदा के वास्ते जरा सोचें प्राइवेटाइजेशन। नंबर 3, जो बिजली का निजाम है, जो खसारे हो रहे हैं। खसारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर जगह आपने सरकारी मुलाजिम लगाए हुए हैं, हर जगह आपने टेक्निकल एक्सपर्टीज कोई नहीं रखी हुई। आपने सिर्फ सरकारी निजाम, सेक्रेटरीज का निजाम चलाया हुआ है। देखिए, सेक्रेटरीज माशाल्लाह बड़े अच्छे बंदे हैं, ये नहीं कि बुरे बंदे हैं, बट पीआईए चलाने के लिए टेक्निकल थे, स्टील मिल चलाने के लिए टेक्निकल थे। अब बिजली पे आ जाए। बिजली का निजाम क्या? बिजली का निजाम सबसे बिगड़ा हुआ है। एक नेपरा है जिसको अपना काम नहीं आता, एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जिसको काम नहीं आता। वो आईपीपी साइन करते हैं। क्यों करते हैं? आईपीपी जो साइन करता है उससे आप पूछते नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जनाब हमने सब्सिडी दे दी है, रातों रात सब्सिडी दे देनी है, अनाउंस कर देना है कि जी हमने अब इतने रुपए कम कर देना, उतने रुपए। ये हुकूमत का काम ही नहीं होता। बिजली की कोई बात आदि जो पहले कह रहा था कि प्राइसिंग हुकूमत का काम नहीं है। प्राइसिंग दुनिया में ने भी खत्म कर दी है। जब आईएमएफ का सबसे बड़ी गलती है, आईएमएफ ने इस चीज को हाथ नहीं डाला। आईएमएफ सोचते हैं हर चीज टैक्स से खत्म हो जाएगी। फिर आईएमएफ ने एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज हमारी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। फिर आईएमएफ ने एक और चीज के हमारे टैरिफ्स इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री नहीं बन रही। आपकी एक्सपोर्ट्स डिपेंड करती है इम्पोर्ट्स पे। जब इम्पोर्ट ही नहीं बंदा कर सकता और टैरिफ 50-50% है, तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम उल हक साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।